वेलकम टू ऑल। आप सभी का एलएन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी एलएन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एमए होम साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर का जो लाइफ स्पान डेवलपमेंट का आपका सिलेबस है, उसमें आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, इसको आज मैं पढ़ाना स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट एक व्यक्ति के संपूर्ण सर्वांगीण विकास की वह गाथा होती है जिसमें उसके जन्म से पूर्व, यानी कि जब वो माता के गर्भ में है तब से लेकर और मृत्यु तक उसके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह सब कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात करने से पहले आज मैं आप लोगों से थोड़ी सी यह बात करूंगी कि जो पहले की शिक्षा व्यवस्था थी उसमें और जो नई शिक्षा व्यवस्था का यह जो नया सिलेबस आया है, इसमें डिफरेंस क्या है और यह आपको किस तरीके से फायदा पहुंचा रहा है, यह आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद कैसे है। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बहुत लोग कहते हैं कि जो नया सिलेबस है, जो नया सेमेस्टर प्रणाली जो नई आई हुई है, इससे बच्चों को बहुत फायदा नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। तो आप पहले इसकी गहराई को समझिए कि क्या होता है, क्या हुआ है, आखिर में चेंज क्या हुआ है। देखिए, होम साइंस के कुल 5 कोर ग्रुप होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन साइंस जिसे हम कहते हैं, प्रसार शिक्षा, टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र परिधान, रिसर्च और फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, और साथ ही आपका एक ये आपके जो सारे ग्रुप्स हैं, इन सभी के अंदर पहले एमए की जो कक्षाएं होती थी वो एक कोर ग्रुप से केवल एक बार ही अलग से पीजी किया जाता था। जैसे कि अगर किसी को ह्यूमन डेवलपमेंट से पीजी करनी है तो उसको फूड न्यूट्रिशन, एक्सटेंशन, टेक्सटाइल ये सब कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी, बल्कि वह ह्यूमन डेवलपमेंट का विशेषज्ञ बनता था। लेकिन अभी क्या है, जो नई शिक्षा व्यवस्था, जो नई प्रणाली आई हुई है, इसमें सभी ग्रुप्स को एक साथ कंक्लूड करके एक नया पाठ्यक्रम बनाया गया है ताकि विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को हर ग्रुप से एजुकेशन का जो निचोड़ है, जो आप जिसकी आपको ज़रूरत है, वो आपको मिल सके। जैसे नेट के एग्जाम में क्या है कि आपको सब कुछ मिलता है, सब कुछ आपके नेट के एग्जाम में आता है। फूड एंड न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन आता है, आपके ह्यूमन डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आता है, टेक्सटाइल, एक्सटेंशन, रिसर्च, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन साइंस, सब कुछ आता है, मैनेजमेंट, सब कुछ आता है। तो आखिर बच्चा जब एक कोर ग्रुप से पीजी कर रहा है तो बाकी सारे टॉपिक्स और बाकी सारे जो बिंदु है उसके लिए उसे अधिक एफर्ट लगा करके फिर से नए सिरे से तैयारी शुरू करनी पड़ती थी, और वो उसके लिए बिल्कुल नया होता था, तो टाइम भी लगता था, डिफिकल्टी लेवल भी अधिक होता था, और बच्चे उसका सही रूप में फ़ायदा भी नहीं ले पाते थे। लेकिन अब क्या है, जो नई प्रणाली विकसित की गई है, जो नया तरीका लाया गया है, इसमें आपके पीजी और यूजी दोनों पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है, और आपके सभी सेमेस्टर्स में जो सिलेबस दिया गया है वो उन सभी कोर ग्रुप्स को मिक्स करके दिया गया है। जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट मिल रहा है, आपको फूड और न्यूट्रिशन मिल रहा है, रिसर्च मिल रहा है, आपको लाइफ स्पान डेवलपमेंट मिल रहा है, आपको ये सामुदायिक विकास जो है ये आपको मिल रहा है। मतलब कहने का ये है कि आपके एक ही कोर्स में, आपके एक डिग्री में आपको अलग अलग जो कोर ग्रुप्स हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो अब यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट हो गया है कि आपकी तैयारी भी साथ साथ चल रही है। मैंने यह आपको क्यों बताया, क्योंकि आपको पीजी करते समय या यूजी करते समय शायद अभी तक पता ना हो कि आखिर आगे आने वाले समय में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो उसका जो सिलेबस है वो आपका यही सिलेबस है, वो उससे अलग नहीं है। तो आपको तैयारी करने के नाम पे एक नई शुरुआत करने की जरूरत आने वाले समय में नहीं है। आज की डेट से ही आप अपने सिलेबस के साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर सकती हैं और अपने भविष्य में नेट, जेआरएफ,
और जो ये सारे आपके एग्जाम्स होते हैं हायर एजुकेशन के, उन सभी को देने के लिए आपकी तैयारी आज ही से प्रारंभ होने वाली है, हो रही है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट मैंने अभी आपको बताया कि एक बच्चे के जीवन का संपूर्ण विकास ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई? आखिर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कहाँ से आई? भाई, हम सभी को पता है कि हमारा समाज, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें हर सब्जेक्ट धीरे धीरे ही विकसित हुए हैं। सभी सब्जेक्ट एक गूढ़ सब्जेक्ट से ही एक अलग अलग जो शाखाएं हैं उनके रूप में निकलते चले आए हैं। जैसे कि समाजशास्त्र को देख लीजिए, अब समाजशास्त्र से बहुत सारे विज्ञान निकले हैं। मनोविज्ञान निकला, मन के विज्ञान के बाद फिर मान लीजिए बाल विकास निकला, फिर उधर आप देखिए तो आपको सोशियोलॉजी, फिर एजुकेशन, और भी धीरे धीरे कैटेगराइजेशन होता चला गया है। ठीक वैसे ही जैसे कि पहले के डॉक्टर्स जो फिजिशियन हुआ करते थे, वो एक फोड़े की भी दवा कर लेते थे, शुगर की भी दवा कर लेते थे, हार्ट के लिए भी दिक्कत किसी को हो रही है तो उसके लिए भी दवाई दे देते थे। लेकिन आज क्या है? आज हर सेक्शन का अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो गया है, हर रोग का एक अलग स्पेशल डॉक्टर बन गया है। वैसे ही हमारे सब्जेक्ट्स भी हैं। पहले ये इकट्ठे एक ही सब्जेक्ट में हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे इनकी शाखाएं बढ़ गई हैं, और शाखाओं के बढ़ने की वजह से आपका पढ़ना और भी आसान बन गया है। नहीं तो आपको एक ही साथ बहुत सारे सब्जेक्ट मिश्रित रूप में पढ़ने होते थे, और आपको उसमें से अपने प्रश्नों के उत्तर बहुत ही विश्लेषण के बाद प्राप्त होता था। लेकिन अब सुविधा है, अब आपको चीजें जो है वो स्पष्ट तौर पर मिल रही हैं, तो आप उसका फायदा लीजिए और अपने आने वाले समय में उसका सदुपयोग कैसे करेंगी वो आप अभी से सोचना शुरू कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। 16वीं शताब्दी तक जो बाल विकास की अवधारणा है या बालक के विकास की जो सोच थी, यह डेवलप नहीं थी। इसके बारे में कोई सोचता नहीं था, बल्कि बाल मनोविज्ञान के नाम से या बालक के मन के विज्ञान के रूप में कुछ दार्शनिकों ने, कुछ दर्शन शास्त्रियों ने, समाजशास्त्रियों ने इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था कि बालक के मन का विकास जो है वह होता है, व्यक्ति के जीवन के विकास उसके मन के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग मनोविज्ञान में पढ़ते थे। हमारे पहले के लोग स्टूडेंट्स जो है वो मनोविज्ञान के रूप में इसको पढ़ते थे। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे इसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। 16वीं शताब्दी के बाद बालक के विकास में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं उस पर भी लोगों का ध्यान जाने लगा। कैसे? सबसे सर्वप्रथम जो है जॉन आमस कमेनियस नाम के एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने प्रयासों से लोगों को यह बताया कि बालक का जो विकास होता है वह अपने आप में स्पेशल होता है, और उसके लिए उसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। धीरे धीरे कमेनियस ने अपना बहुत अच्छा प्रयास किया और लोगों का ध्यान बालक के विकास की तरफ आकर्षित किया। उनके बाद पेस्टोलॉजी आए, इन्होंने भी अपना बहुत कुछ दिया, अपनी किताबें निकाली, कैसे बच्चे के अंदर विकास हो रहा है उस पर उन लोगों ने बहुत काम किया। डार्विन के बारे में तो हम लोगों को पता ही है कि उन्होंने आनुवंशिकता पर कितना काम किया, किस तरीके से एक बालक के अंगों का विकास होता है, वो सब कुछ हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक मील का पत्थर साबित हुआ स्टैनली हॉल का 19वीं शताब्दी में बाल विकास पर काम करना। बाल विकास से के संबंध में अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टैनली हॉल के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि यही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने बाल विकास की तरफ लोगों का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आकर्षित किया। इनका एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है कि किशोरावस्था क्या है? तनाव और तूफान की अवस्था है। इन्होंने बालक के विकास का अध्ययन जन्म से किशोरावस्था तक किया। इन्होंने एक कांग्रेस कमेटी का भी स्थापना की गई, उसमें उनकी एक पत्रिका भी इनकी संपादित होने लगी। बहुत सारी चीजें हैं, जब आप स्टैनली हॉल को स्पेशली पढ़ लेंगे तो आप इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है। अब देखते हैं इसी क्रम में जैसे जैसे बाल विकास से संबंधित अध्ययन आगे बढ़ रहा था तो अपने अपने मत को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत करना प्रारंभ किया।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बाल विकास पहले क्या था, पहले बाल मनोविज्ञान था। अब क्रो एंड क्रो की परिभाषा से स्पष्ट भी हो रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। क्रो एंड क्रो ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना मत दिया, अपने विचारों को प्रकट किया, अपने द्वारा स्टेटमेंट दिया। लेकिन यहाँ पर मैंने केवल क्रो एंड क्रो को उठा के तथ्य को, उनकी परिभाषा को लिया है कि उनकी परिभाषा से यह स्पष्ट हो रहा है कि बालक के मन का विज्ञान यानी कि बाल मनोविज्ञान क्या है, वह बच्चे के गर्भावस्था के समय की जो स्थिति होती है, यानी कि जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में स्थान लेता है तब से वह किशोरावस्था तक उसके बीच में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, ये सभी अवस्थाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे जब इस पर रिसर्च हुआ और भी ज्यादा शोध हुआ, अनुसंधान हुआ और नई नई खोजें हुई, तो बाल मनोविज्ञान जो है वह विकासात्मक मनोविज्ञान के रूप में परिवर्तित हो गया। अब विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? बाल विकास में विकासात्मक मनोविज्ञान एक बच्चे के जीवन में हो रहे विकास का अध्ययन उसके गर्भकालिक अवस्था से लेकर उसके जीवन पर्यंत मृत्यु तक करता है। यानी कि बाल मनोविज्ञान किसमें परिवर्तित हुआ? विकासात्मक मनोविज्ञान में परिवर्तित हो गया। किसमें? विकासात्मक मनोविज्ञान। अब यह जो बाल विकास आपका है, यह बाल मनोविज्ञान किसमें परिवर्तित हो गया? विकासात्मक मनोविज्ञान में। विकासात्मक मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान के अब हमने देखा कि बाल मनोविज्ञान जो कि बालक के मन का विज्ञान है, यानी कि जिसमें विकास की अवस्थाओं का बालक के मन के आधार पर ही केवल अध्ययन किया जा रहा था, वह किस रूप में बदला? विकासात्मक मनोविज्ञान के रूप में बदल गया। यानी कि बालक का जो विकास हो रहा है वह उसके अवस्थाओं के आधार पर उनके मन में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, यह केवल उसका अध्ययन हो गया। यानी कि बालक के विकास को हम उसके मन पर आधारित परिवर्तनों में देखने लगे। लेकिन समय के साथ जो परिवर्तन हुए, विकासात्मक विज्ञान की एक शाखा के रूप में बाल विकास निकल करके सामने आया, जो क्या है? बालक के संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास की बात करता है, जिसमें बालक का क्या होता है? केवल मन की बात नहीं की जाती है, केवल मन के ही विकास की बात नहीं की जा रही है। किसकी की जा रही है? बालक के सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है। अब सर्वांगीण विकास किसे कहते हैं? सर्वांगीण विकास वह विकास है जिसमें बालक के जीवन के संबंधित सभी पक्ष पर ध्यान दिया जाए। जैसे बालक के शारीरिक विकास की तरफ, उसका भी हम अध्ययन करते हैं कि बालक की जितनी भी अवस्थाएं हैं उनमें उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसके शरीर में क्या क्या विकास हो रहे हैं। अब जैसे देखिए, इन सभी परिवर्तनों को समझने के लिए, इन सभी परिवर्तनों के विषय में जानकारी लेने के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर इसका अध्ययन हम कब कब करेंगे, कब शारीरिक विकास की जानकारी लेंगे, कब मानसिक, कब चारित्रिक, कब सांवेगिक, यानी कि कब हम इन सभी जो क्षेत्र हैं इन सभी की जानकारी हमें मिलनी चाहिए या हम ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यह समझना है कि बच्चे के विकास में सारी चीजें एक ही साथ तो होती नहीं हैं, धीरे धीरे होती हैं, समय के साथ परिवर्तित होती हैं और तब जाकर के यह सभी हम धीरे धीरे विकसित होता हुआ देखते हैं। अब जैसे उदाहरण के स्वरूप में जो शारीरिक परिवर्तन है वह केवल ग्रोथ होगी, यानी जो वृद्धि है वह शारीरिक परिवर्तन को प्रदर्शित करेगी, लेकिन मानसिक विकास यह तो जीवन पर्यंत चलने वाला है। वृद्धि क्या है?
वृद्धि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में केवल प्रकट होती है। जैसे यह क्या है, यह बच्चे के माता के गर्भ में स्थापित होने के 2 हफ्ते बाद से स्टार्ट होती है और 20 वर्ष तक की आयु पूर्ण करते करते जो वृद्धि होती है यह संपूर्ण हो जाती है। कब तक? जब बच्चा माँ के गर्भ में स्थान ग्रहण करता है एक डिंब के रूप में, तब से उसके 2 हफ्ते बाद से 20 वर्ष तक की जो अवस्था आती है तब तक इसका शारीरिक विकास ग्रोथ के रूप में, वृद्धि के रूप में पूरा हो जाता है। लेकिन मानसिक विकास, चूंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, रोज नई नई चीजें देखता है, उनका अनुभव करता है, उनसे सीखता है, और यह केवल कुछ ही समय तक नहीं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो बालक के जीवन में मानसिक विकास को या जीवन पर्यंत आप देखेंगे क्या डेवलपमेंट हुआ। समय के साथ धीरे धीरे परिपक्वता आती है, इसको हम परिपक्वता के आधार पर मेजर करते हैं, इसको वृद्धि के द्वारा, इसको परिपक्वता के द्वारा। चारित्रिक विकास, हम सभी को पता है कि चरित्र का विकास होना यानी कि हमारे व्यक्तित्व का विकास होना। व्यक्तित्व के विकास में बहुत सारे तथ्य जो है वो अपना स्थान रखते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे व्यक्तित्व के विकास में उसका पढ़ना, एजुकेशन, उसका रहन सहन, बोलचाल, शिष्टाचार, संस्कार, ये सारी चीजें एक व्यक्ति के विकास में आ जाती हैं। तो उसने अपने चरित्र का निर्माण कैसा किया है, इसके बारे में जानकारी हमें इससे मिलती है, व्यक्तित्व के विकास के बारे में। जब हम व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं तो उससे हम समझ पाते हैं कि बालक के चरित्र का विकास कैसा हुआ है। सांवेगिक विकास, आप सभी को पता है, सांवेगिक या संज्ञानात्मक विकास का मतलब यह है कि बच्चा जो है वह कैसी परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है। जैसे उसे डांट लगाई गई और वो हंस रहा है, उसको भूख लगी है और वो छटपटा रहा है, या फिर वो तोड़फोड़ मचा के रखा हुआ है, वह क्रोध में है जबकि उसको सब कुछ मिला हुआ है, उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, लेकिन वो उससे उल्टा व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। आप देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत चंचल होते हैं, उनके अंदर जो है संवेगों का विकास प्रारंभ से ही बहुत स्पष्टतम रूप में होने लगता है। या सभी के लिए संज्ञानात्मक विकास होना इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि बिना संज्ञानात्मक विकास के हम मानव के रूप में कैटेगराइज किए ही नहीं जा सकते हैं। इंसान इंसान क्यों है और जानवर से इंसान के अंदर भिन्नता क्यों है? संवेग, संस्कृति, सभ्यता, यही भाषा, बोली, यही चीजें हैं जो जानवरों से इंसान को अलग करती हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक व्यक्ति परिस्थितियों के अनुरूप किस प्रकार का व्यवहार करता है, वही यह निर्धारित करता है कि उसके संवेगों का विकास कैसा हुआ है। सामाजिक विकास, इसका निर्धारण सामाजिकरण के द्वारा होता है, सामाजिकरण के द्वारा होता है। सामाजिकरण क्या है? समाज में रहने की कला, यानी कि हम जिस समाज में एक सदस्य के रूप में रह रहे हैं, उस समाज के नियम, व्यवस्था, नियंत्रण, इन सभी के अंदर हमारा समायोजन बेहतर तरीके से हो। यह कहाँ से, किसके द्वारा होता है? हमारे सामाजिकरण के द्वारा होता है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया जो व्यक्ति को समाज में रहने के योग्य बनाती है, वही क्या है? सामाजिकरण की प्रक्रिया है, जो यह बताती है कि हमारा सामाजिक विकास किस स्तर का हुआ है। बौद्धिक, स्टर्न ने आप लोगों को बताया भी है, हमने बहुत सारे सिद्धांतों को पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे कि बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है। एक बौद्धिक क्षमता का विकास बुद्धि लब्धि परीक्षण के द्वारा, IQ टेस्ट के द्वारा हम निकाल करके देखते हैं कि बालक की बुद्धि का विकास किस स्तर तक का हुआ है। विश्लेषणात्मक, अब जैसे आप देखिए धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण करते करते जैसे जैसे परिपक्वता आती है तो हम तथ्यों का विश्लेषण करना सीख जाते हैं। अगर हमारे मस्तिष्क का, मानसिक क्षमता का, तार्किकता का अगर विकास ही नहीं होगा तो हमारे अंदर विश्लेषणात्मक शक्ति की योग्यता आएगी ही नहीं। तो विश्लेषणात्मक शक्ति की योग्यता यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे के अंदर परिपक्वता किस स्तर तक विकसित हो चुकी है। भाषा का विकास, मैंने अभी आपको बताया कि भाषा, बोली, वाणी, यही वह बिंदु है जो हमें जानवरों के समाज से अलग करती है। जानवरों के पास बोली तो है, वह बोलते तो हैं, लेकिन उनके पास भाषा नहीं होती है। वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत नहीं बोलते हैं, उनकी केवल एक बोली होती है। जो उनका समाज ही उनकी बोली को समझ सकता है,
इंसान या एक प्रजाति दूसरे प्रजाति की बोली को बिना भाषा के नहीं समझ सकती है। ये चीज यहाँ पर आप देखेंगे। तो मैं ये आपको बता रही थी कि बालक के विकास में जो बाल विकास का क्षेत्र है वह इस तरह से निर्धारित होता है कि कोई भी पॉइंट जो व्यक्ति के विकास में अपना महत्व रखता है वह छूटे नहीं, बल्कि आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक, सांवेगिक, सामाजिक, बौद्धिक, विश्लेषणात्मक, भाषा और भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनके विकास के होने पर ही एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास माना जाता है। अब यहाँ तक जानने के बाद हमने जो यह देखा कि वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। कई बार आप लोगों ने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि फला व्यक्ति का विकास नहीं हुआ है, फला व्यक्ति का विकास ही पूरा नहीं हुआ है। लेकिन क्या यह उचित है? नहीं। विकास का तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक विकास को छोड़कर बाकी सभी विकासों से है। यह भी विकास की श्रेणी में आता है, लेकिन यह क्या है? यह वृद्धि से डिनोट किया जाता है, यह वृद्धि के साथ पहचाना जाता है। और बाकी जो अन्य विकास हैं यह आपके विकास को ही यह परिभाषित करते हैं। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ जो है जब बच्चे के आकार एवं भार में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है, जो आनुपातिक परिवर्तन होता है वही वृद्धि के नाम से जाना जाता है। भाई एक छोटा सा बच्चा है, जब वह जन्म लेता है तो वह छोटी सी अवस्था में होता है। 18 से 20 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई होती है और 2 किलो से लेकर 3 केजी तक के अंदर उसका वेट होता है। लेकिन जैसे जैसे वह अवस्थाओं के साथ बढ़ता है, क्या उसका वेट और उसकी साइज सेम रह पाती है? नहीं। धीरे धीरे अवस्थाओं के साथ जैसे जैसे वह बढ़ता है, उसके अंदर विकास होता है, तो उसकी पहले वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि विकास हो रहा है तो वृद्धि नहीं होगी और वृद्धि हो रही है तो विकास नहीं होगा। नहीं, 20 साल तक तो विकास और वृद्धि दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, इनके कुछ विशेषताएं भी हैं कि वृद्धि और विकास काम कैसे करते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर वृद्धि और विकास को काम करने के कुछ सिद्धांत भी हैं, वो कौन से हैं वो हम इसके बाद देखेंगे। लेकिन अभी आप यह समझिए कि वृद्धि क्या है? यह बच्चे के आकार एवं भार में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे ही हम वृद्धि के नाम से जानते हैं। वृद्धि कुछ विशेष समय तक होती है। मैंने अभी बताया कि बच्चे के युग्मनज का यानी कि जो भ्रूण है उसका माता के गर्भ में स्थापित होने के 2 हफ्ते के बाद से ही बच्चे के अंदर वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। और वह कब तक चलती है? जब तक उसके शरीर में पूरा आकार विकसित नहीं हो जाता। उसका शारीरिक आकार जब विकसित हो जाता है तो वह अवस्था 20 वर्ष तक की अवस्था, युवा अवस्था आप कह सकते हैं कि वह युवा हो जाता है, तब तक उसकी वृद्धि निरंतर चलती रहती है। अच्छा, वृद्धि हमेशा बराबर मात्रा में नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि लड़का एक दिन जो है वो 1 मिलीमीटर बढ़ा है 1 हफ्ते में, तो अगले हफ्ते भी वो उतना ही बढ़ेगा, उसके अगले हफ्ते भी उतना ही बढ़ेगा। अगर इस तरह बढ़ने लगा तो 20 साल में तो मुझे लगता है कि ताड़ के पेड़ के बराबर इंसानों की हाइट हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका जो प्रक्रम होता है वह चक्रीय होता है। जैसे आप देखिए, छोटे बच्चे को आप देखेंगे तो वह साल भर तक तो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, दूसरे तीसरे साल में उसकी वृद्धि थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, चौथे पांचवें साल में वो थोड़ा तेजी से बढ़ेगा, 7, 8, 9, 10 साल तक, 9 साल तक की जो 8-9 साल तक की जो अवस्था है उसमें उसकी वृद्धि कम हो जाती है। और 10 साल के बाद 15 साल तक का जो स्टेज पाया जाता है इसमें वृद्धि मैक्सिमम होती है। इसमें बहुत ही तेजी के साथ वृद्धि होती है, क्योंकि लड़के के अंदर उसकी मैच्योरिटी के जो सेकेंडरी
सिम्टम्स हैं वो भी डेवलप होने लगते हैं, मेनार्की आने लगती है, स्पार्की आने लगती है, जो पूरा उसके शरीर का एक नेचुरल सिस्टम है वो अपनी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगता है, तो उसका फिजिक भी पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। तो ये तो आपका ग्रोथ है, ठीक है। अब ग्रोथ के बाद बात आती है डेवलपमेंट की। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत से लोग एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। वृद्धि निश्चित समय तक होती है और विकास निरंतर चलता रहता है। विकास का मतलब ये थोड़ी है कि शरीर में वृद्धि हुई तो वही विकास है, नहीं। विकास मैंने अभी आपको बताया कि उसके मन की मैच्योरिटी जो बढ़ी, जो उसके अंदर आप कह सकते हैं कि वो मैच्योर हो रहा है, ठीक ना। उसके अंदर क्या आ रहा है, उसके अंदर बातों को समझने की क्षमता आ रही है, वह एक बड़े के तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो ये सब क्या है, उसकी मैच्योरिटी। ये इसका मेंटल डेवलपमेंट हो गया। उसके चरित्र का विकास, यानी कि उसका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो आप चरित्र का विकास। उसके अंदर जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसके विचार हैं, जो उसके संवेग हैं, रोना, हंसना, गाना, गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, डरना, ये सारी जो चीजें हैं इसका विकास क्या है, ये सामवेगिक या संज्ञानात्मक विकास है। सामाजिक विकास सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा बच्चे के अंदर होता है कि वह समाज में रहने के योग्य हो जाए। अब बच्चे को समाज में रहने के योग्य कैसे बनना है, इसमें भी बहुत सारी चीजें काम करती हैं कि वह उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। भाई उसके सामाजिकरण के लिए कुछ सोशल रीजन्स होते हैं, सामाजिक कारक होते हैं, कुछ आपके अनुवांशिक कारक होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जब हम एक एक टॉपिक को आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बच्चे के विकास में इन चीजों में कौन कौन सी चीजें समाहित होती हैं। फिलहाल यह तो विकास की बात हो गई और यह बात हो गई आपके वृद्धि की, और ये दोनों ही मिलकर के बालक को एक परिपक्व व्यक्तित्व के रूप में विकसित करते हैं। तो हमने देखा कि वृद्धि एवं विकास ये दोनों ही मिल करके एक व्यक्ति का विकास, यानी कि एक बालक के संपूर्ण विकास में ये दोनों ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये कहा जाए कि केवल विकास से व्यक्ति पूरी तरीके से परिपूर्ण हो जाएगा तो नहीं हो सकता, या केवल वृद्धि हो बाकी विकास ना हो तो भी बच्चा परिपूर्ण होगा, तो यह भी संभव नहीं है। यानी कि वृद्धि और विकास ये दोनों क्या हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे को संपूर्ण बनाते हैं और बालक विकसित रूप में एक अच्छे व्यक्तित्व का धनी बनकर निखरता है। अब देखते हैं कि ये तो हमें ज्ञात हो गया कि दोनों मिलकर के बालक का विकास करते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है। आप लोगों के एग्जाम्स में अक्सर करके यह प्रश्न पूछा जाता है कि वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है। तो यह कुछ बिंदु हैं जो यह पूरी तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो आइए देखते हैं वृद्धि क्या है। वृद्धि केवल शारीरिक रूप में ही परिलक्षित होती है, शारीरिक रूप से ही प्रकट होती है, लेकिन विकास जो है वो शारीरिक रूप से तो हो ही रहा है, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, गुणात्मक, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे बिंदु हैं जिन पर जो है विकास होता है। अगर उन पर विकास ना हो तो शारीरिक विकास होकर के भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो पाता है। अच्छा, वृद्धि गर्भाधान के 2 सप्ताह के बाद ही प्रारंभ होती है। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले विकास होता है। अब आप कहेंगे कि विकास कैसे हुआ। तो देखिए, जब एक कोशिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो जैसा आप सभी जानते हैं कि कोशिका में विभाजन होता है और 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, इस तरीके से कोशिकाओं का निर्माण होता है और फिर हमारा शरीर धीरे धीरे अपने अंगों को विकसित करता है। तो जब माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु के संयुग्मन के बाद एक जाइगोट बनता है तो यह क्या होता है, यह एक सेल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय
संरचना होती है। अब इस कोशिकीय संरचना में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं जो मानव के शरीर के एक्टोडर्म बाहरी लेयर का निर्माण करती है, मेसोडर्म आंतरिक अंगों का निर्माण करते हैं, और जो एंडोडर्म है वो सबसे अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो छोटे छोटे कोमलांग अंग हैं, उन सभी को निर्मित करती है। अब देखिए यहाँ पर जब हमें यह ज्ञात हो गया कि यह कोशिका जो है वह 2 खंडों में विभाजित होगी, तो विभाजित होने से पहले इस कोशिका को पूर्ण रूप में विकसित तो होना होगा ना। भाई विकसित होने का मतलब क्या कि एक कोशिका जो अपनी मातृ कोशिका से टूट करके आई हुई है और यह क्या करेगी, यह पूर्ण रूप में विकसित होगी, यानी कि इसमें जितने भी कोशिकांग होने चाहिए वह अपनी परिपक्वता तक पहुंचेंगे, पूरी तरीके से विकसित होंगे। उसके बाद ही यह कोशिका 2 कोशिकाओं में विखंडित होगी, टूटेगी और अंगों का निर्माण प्रारंभ करेगी। तो जब अंगों का निर्माण प्रारंभ होगा तब से तो वृद्धि शुरू हो जाती है। भाई जब वृद्धि हुई यानी कि 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, तो उसको हम वृद्धि कहने लगेंगे। लेकिन जब तक यह कोशिका अपने संपूर्ण स्वरूप में यानी कि अपने परिपक्वता के स्तर तक नहीं पहुंच पाती है तो इसमें वृद्धि नहीं हो रही है, इसमें विकास हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जाइगोट जब माता के गर्भ में स्थान ग्रहण करता है तो उसके स्थान ग्रहण करने के 2 सप्ताह बाद से वृद्धि प्रारंभ होती है। क्लियर? और जो विकास है वह तो गर्भाधान से ही प्रारंभ हो गया। भाई कोशिका माता के गर्भ में स्थापित हुई और वहीं पर इस कोशिका का विकास प्रारंभ हो गया। तो विकास पहले प्रारंभ होता है, वृद्धि इसके बाद शुरू होती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है और वृद्धि पहले ही रुक जाती है, युवावस्था तक जाते जाते परिपूर्ण हो जाती है। यहाँ देखिए लिखा भी है कि यह 20 साल तक अनवरत चलती रहती है और जो विकास है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की विशेषता है कि यह रचनात्मक होती है। भाई बच्चे का विकास हो रहा है, उसके शरीर का विकास हो रहा है तो उसके शरीर के अंग, उसकी आंखें, उसके नाक, उसका मुंह, उसका फिजिक, उसके अंग सभी क्या हैं, सबके एक जैसे तो होते नहीं हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो क्या हुआ, वहां पर रचनात्मकता आ गई ना। अगर एक जैसा सेम टू सेम होता तो कॉपी की बात हो गई कि सेम कॉपी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, माता का, पिता का, सबका स्वरूप अलग है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या है, डिफर है। अब देखिए संकीर्ण का मतलब होता है नैरो, पतला, यानी कि कम अवधि तक। तो वृद्धि क्या होती है, कम अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया है। वहीं विकास क्या है, यह एक विस्तृत अवधारणा है। यह जब तक व्यक्ति की सांसें चल रही हैं तब तक उसका विकास होगा। कभी वह कुछ नया सीखेगा, कभी वह पुराने से समायोजन करेगा, समय के साथ बदलेगा, नए टेक्नोलॉजी से। आज के समय के लोग नई टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है उनके अंदर भी विकास हो रहा है। तो वह क्या, समय के साथ साथ धीरे धीरे उनका विकास भी होता रहेगा। वृद्धि क्या है, एक साधारण प्रक्रिया है। भाई इसमें सिर्फ बढ़ना है, डेवलप होना है, और यह सभी में होती है और सभी में एक जैसी भी होगी। सबके शरीर में आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह, पैर सब कुछ सब में बनेगा। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस उसके सांचे में, उसके आकार में हो सकता है, लेकिन होगा तो सभी में ना। तो यह क्या है, यह एक साधारण प्रक्रिया है। जबकि विकास क्या है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया क्यों है, अब जैसे देखिए एक छोटा सा उदाहरण हम ले मानसिक विकास का। तो सभी के अंदर जो मानसिक स्थिति, जो मानसिक विकास है वो एक जैसा नहीं होता है। सबकी बुद्धि लब्धि अलग होती है, IQ अलग होता है। कोई प्रतिभाशाली है, कोई सामान्य है, कोई मूढ़ है, ठीक है। तो उसके विकास क्या हो गए, अलग अलग तरीके के हुए। अर्थात विकास सब में अलग अलग मानदंडों को पूरा करते हुए होता है। और वृद्धि क्या होती है, वृद्धि लगभग सिमिलर ही होती है। थोड़ा बहुत जो जीन से मिले हुए लक्षण हैं, अपने माता पिता से जो हस्तांतरित लक्षण है, उसके कारण हाइट बढ़ना, रंग का अलग होना, सुंदर होना या सामान्य होना, ये सब चीजें तो नॉर्मल चीजों में आ जाती हैं क्योंकि ये सबके साथ होता है। लेकिन विकास में किसी के साथ
किसी के अंदर मल्टीटास्किंग कैपेसिटी हो जाती है, उसको सब कुछ आता है, और किसी के अंदर ऐसा नहीं हो पाता है, वो अपने सामान्य जीवन की चीज़ों को भी अच्छे तरीके से कर सकने में संभव नहीं हो पाता है उसके लिए। अब देखिए, वृद्धि का मापन तो बहुत आसान है भाई, हम देख लेते हैं। मैंने अभी कहा ना कि शारीरिक फिजिक का माप, हाइट कितनी है, वेट कितना है, या फिर जो भी चीजें वृद्धि के रूप में प्रदर्शित हो रही हैं उसको हम तुरंत माप लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा बच्चा है और वह क्या हुआ, काफी दिनों तक उसके रिश्तेदार उसको नहीं देखते हैं, और अचानक आने पर जब उससे मिलते हैं तो कहते हैं, अरे तुम तो इतने बड़े हो गए, तुम इतने लंबे हो गए, तुम्हारी हाइट कितनी बढ़ गई। या फिर आप देखिए कि बहुत दिनों के बाद जब परिवार में कोई मिलने आता है और कहता है कि बहुत मोटी हो गई हो, बहुत मोटे हो गए हैं, या आपके शरीर का तो पूरा रूप ही बदल गया है, आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मापन आसान होता है। शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है इसका मापन क्या होता है? बहुत आसान होता है। और वहीं वृद्धि, और चूंकि विकास क्या है, उसमें वृद्धि भी आ गई और उसमें परिपक्वता भी आ गई, तो ये दोनों चीजें जब एक साथ आ गई हैं तो इसको मापना मुश्किल होता है। क्योंकि आप कभी भी ये पता नहीं लगा सकते कि कोई भी व्यक्ति कितना चालाक है या वो अपने कार्यों में कितना निपुण है। आज मान लीजिए, ये तो सीखने की प्रक्रिया है ना। अब किसी को कुकिंग नहीं आती है, किसी को खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है, तो आज नहीं आता है ना, आने वाले समय में तो वो सीख ही लेगा, वह उसको जरूर उसको सीख लेगा और वह उसमें निपुण हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की हाइट एक बार युवावस्था तक जितनी बढ़ गई है, क्या वह दोबारा उसको बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। तो यह क्या है? इसका मापन कठिन हो जाता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक व्यक्ति के विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वृद्धि और विकास तो हमने समझ लिया, लेकिन यह किन किन चीजों से प्रभावित होता है अब हम ये समझेंगे।